आज हम लोग जो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत वाले चैप्टर में जो हम लोग के साइड बुक में दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट आपका है विद्युत चालन और दूसरा पार्ट जो है किरचॉफ के नियम और सरल परिपथ। तो हम लोगों ने विद्युत चालन वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किरचॉफ के नियम और विद्युत परिपथ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये भी है और बोर्ड के एग्ज़ाम में मान के चलिए 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है ना। मतलब इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे विद्युत सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल क्या है? तो देखिए ऐसे एक जनरल डिफिनीशन दीजिए तो ये कहा जाता है कि विद्युत सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है ना। तो सेल की ये डिफिनीशन होती है। अब हम लोग सेल के अंदर का बात जानेंगे कि सेल में रियल में होता क्या क्या है और ये ऐसा क्या करता है कि परिपथ में लगातार ये विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। तो इसके लिए देखिए होता क्या है कि सेल में एक बर्तन होता है, एक वेसल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। इसके अंदर एक रासायनिक घोल भरा होता है। क्या भरा होता है? अब रासायनिक घोल में जैसे अमोनियम क्लोराइड, वो इस पर डिपेंड करता है कि सेल किस तरह का बनाया जा रहा है। और इस घोल को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। अब इस घोल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दो धातुओं की प्लेटों को डुबाते हैं। किसको डुबाते हैं? अब वो धातु की जो प्लेटें होंगी उनकी खास बात क्या होगी? अब देखिए यहीं से कह लें कि आप घोल मतलब जो रासायनिक पदार्थ आपने लिया है वो, और उसके साथ उन धातुओं के कुछ गुण को खोजा जाता है। अब आप कहेंगे गुण खोजने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आप जिन दो धातुओं को इस घोल के अंदर डुबाओगे उसमें से एक धातु की खास बात ये होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। मतलब ये घोल क्या करेगा? उस धातु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो वो धातु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो धनावेशित हो जाएगा। और दूसरे वाले धातु की खास बात ये होनी चाहिए कि वह घोल से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, मतलब वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो हमने इसमें दो धातु की प्लेटों को डुबा दिया। अब हो सकता है कि इसमें एक धातु की प्लेट जो है कॉपर की हो और दूसरी जो है जस्ते की हो, जिंक की, है ना। एक तांबा और दूसरा जस्ता। वो इस पे डिपेंड करता है कि हमने घोल कैसा लिया है, उसी के आधार पर वो दो धातु जो है डिसाइड होते हैं। ठीक। अब इसमें से क्या हुआ कि एक धातु ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को त्यागा। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर ये क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। दूसरी धातु की प्लेट ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का मतलब अब वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो घोल को हमने आपको क्या बताया, क्या कहते हैं? घोल को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य। और ये जो धातु की दो प्लेटों को आपने डुबाया जिसमें कि एक धनावेशित हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और दूसरा जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणावेशित हो गया उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है। तो अब हमारा काम क्या होता है कि एक प्लेट तो धनावेशित हो चुकी है, दूसरी वाली क्या हो गई? अब आपको जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करना है उस परिपथ को इस धन और ऋण के बीच जोड़ दीजिए। मतलब आपके पास मान लीजिए कोई एक विद्युत बल्ब है, तो आपने क्या किया? यहाँ से एक तार निकाला और यहाँ से एक तार निकाला और इन दोनों तारों को आपने किससे जोड़ दिया? बल्ब से जोड़ दिया। तो जैसे ही आप बल्ब को जोड़ोगे तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पर
इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके और ये बल्ब के जरिए धन वाले पर जाने लगेंगे। तो इस बल्ब से होकर के धारा बहने लगेगी और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा, रोशनी देना शुरू कर देगा, है ना। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेंगे तो देखिए जब यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन धन वाले पे पहुँचेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेंगे धन वाले प्लेट पर, एनोड पर कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉनों को ये एनोड क्या करेगा, फिर से त्याग देगा। मतलब क्या होगा, ये धन वाले का काम होगा इलेक्ट्रॉन को त्यागना ना, और ऋण वाले का काम होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये धन वाले पर पहुँचता रहेगा, धन वाला इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, और तो अब ये धन वाला इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग रहा है, ये जो आप रासायनिक घोल देख रहे हो इसी का वो गुण है। उस गुण के कारण ये क्या कर रहा है कि धन वाले से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले रहा है और इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसको दे दे रहा है, ऋण वाले को। समझ में आई बात। तो आपको ये याद रखना है कि विद्युत सेल जो है बाह्य परिपथ में धारा को प्रवाहित करता है ऋण से धन की ओर, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन को किधर से किधर प्रवाहित करता है, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाहित होता है वैद्युत धारा उसके, तो वैद्युत धारा देखिए इधर से इधर बह रही है। और सेल के अंदर देखिए क्या हो रहा है, सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं धन से, तो धारा किधर से किधर बह रही है, ऋण से धन की। हमेशा वैद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में बहती है। समझ में आई बात। तो विद्युत सेल के द्वारा बाह्य परिपथ में धारा किधर से किधर बहती है, धन से, मतलब एनोड से कैथोड की ओर, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। और सेल के अंदर धारा किधर से किधर बहती है, कैथोड से एनोड की ओर, मतलब ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ क्या होता है, विद्युत सेल का सिंबल क्या होगा। तो उससे पहले एक चीज़ आप और जान लें कि जिस तरीके से किसी चालक तार में होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक तार विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। चालक तार क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसको कि उस चालक का हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। सेम उसी तरह से सेल के अंदर जब विद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है, तो ये जो सेल का जो घोल है, जो विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न करता है ना। उसको हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं, तो सेल का, उसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इसको स्मॉल आर से। तो सेल का विद्युत परिपथ में सिंबल क्या है, एक बड़ा प्लेट बनाया जाता है, एक छोटा प्लेट बनाया जाता है, और इसके बगल में एक छोटा सा प्रतिरोध बना दिया जाता है। तो विद्युत सेल का यही सिंबल होता है, ये बड़ा प्लेट प्लस, छोटा प्लेट माइनस, और ये इसके बगल में छोटा सा बनाया गया, ये क्या होता है, ये विद्युत सेल का सिंबल है। अब आप जानते हो कि चाहे चालक तार का प्रतिरोध हो, चाहे विद्युत सेल का प्रतिरोध हो, तो ये तो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेगा ना। तो हम चाहेंगे कि भैया सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कम करने का प्रयास किया जाए, जिससे कि हमारे जो सेल की ऊर्जा है वो कम से कम वेस्टेज जाए। तो इसके लिए अब ये चेक किया जाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है। तो ये प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब प्लेट का क्षेत्रफल जितना बढ़ा दोगे आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। ये प्लेटों के बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अब दूरी तय करने में ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि प्रतिरोध घटे तो उसके लिए प्लेटों के बीच की दूरी
तीसरा, ये विद्युत अपघट्य की सांद्रता पे निर्भर करता है, कंसंट्रेशन पे। मतलब ये जितना ज़्यादा जो है कंसंट्रेट होगा, जितना ज़्यादा ये ड्राई होगा, उतना ही आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और जितना ही तनु होगा, डाइल्यूट होगा, उतना ही आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। कहानी समझ में आ रही है? इसीलिए आप देखेंगे जब भी कोई सेल आप खरीद करके लाओगे तो उसका जो विद्युत अपघट्य होता है बहुत ही डाइल्यूट होता है। चाहे वो चार्जिंग वाला सेल लीजिए आप, या फिर घरों में जो हम लोग जो पेंसिल सेल यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल वाला, ये नया खरीद करके आप लाइए, कभी उसको तोड़िए आप, तो अंदर आपको बिल्कुल जो है लिक्विड दिखाई देगा। लेकिन जब वही सेल ख़राब हो जाएगा उसके बाद आप उसको तोड़िए, एकदम ड्राई मिलेगा। तो वही कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है, और जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो धारा अपने अंदर से बहने ही नहीं देगा। अब हम लोग के घरों में जो सेल बनाया जाता है उसकी रचना कैसे होती है? जो हम लोग जो घर में अपने सेल यूज करते हैं उसकी रचना कैसे होती है? तो उसकी रचना देखिए, अब आप जानते हो कि साइंटिस्ट हमेशा जो है ये चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा उपकरण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज वाला उपकरण छोटे साइज का बन जाए ना। तो इन लोगों ने किया क्या कि भैया आखिरकार हम जो है ये बर्तन एक ले ही रहे हैं और 2 धातु की प्लेटें हमको लेनी ही हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये बर्तन ही इन दोनों में से किसी एक धातु का बना दें ना। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि ये जो ऋण वाला प्लेट आप देख रहे हो ना, जैसे ये मान लीजिए जस्ता है, तो जिंक का इन लोगों ने बर्तन बना दिया। ठीक, अब देखिए जिंक का ये बर्तन बना दिया सिलिंड्रिकल साइज शेप का। ठीक, फिर इसमें इन लोगों ने घोल भर दिया। घोल भरने के बाद इसमें वो कॉपर वाली जो दूसरा जो धन एनोड वाला जो था उसको इसमें डुबा दिया। इसको जब इसके अंदर डुबा दिया तो अब प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए दोनों में से जब तक दोनों प्लेटों को नहीं डुबाएंगे तब तक प्रोसेस शुरू नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि भैया बर्तन बना दिया कैथोड वाले धातु का, उसके अंदर हमने विद्युत अपघट्य को भर दिया, और भरने के बाद फिर इसके अंदर एनोड वाली धातु की प्लेट को हमने डुबा दिया। डुबाने के बाद अब देखिए जैसे ही आप डुबाओगे तो ये एनोड वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागना शुरू करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनावेशित होने लगेगा, और ये जो बाहर वाला जो आप बर्तन देख रहे हो, अब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या होगा, ऋणावेशित होने लगेगा। तो ये ऋणावेशित होना शुरू हो गया। ये पूरा का पूरा ऋणावेशित हो गया। अब हमने क्या किया, ऊपर से इसको पैक कर दिया, प्लास्टिक का कोई चीज़ का कवर लगा करके इसको पूरा पैक कर दिया एकदम कि लिक्विड बाहर ना गिरे। और इसके ऊपर जो ये जो हमारा एनोड वाला प्लेट बाहर आया था, इसके ऊपर कॉपर का एक ठो टोपी कैप लगा दिया। कॉपर का एक कैप लगा दिया तो ये आपका धनावेशित हो गया। भाई कॉपर तो एक धातु है, तो यहाँ ये धनावेशित हुआ तो ये भी कॉपर का प्लेट भी क्या हो गया, धनावेशित हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा बर्तन था इसके चारों तरफ हमने कागज़ लपेट दिया, क्योंकि भाई अब जिस कंपनी का बना है उसका प्रचार भी करना है। तो इसके ऊपर जो है कागज़ लपेट करके लिख दिया, निप्पो लिख दिया, एवरेडी लिख दिया, है ना, और इसकी क्या क्या खास बात है वो लिख दिया। नीचे से खुला रखा है, तो यहाँ पर आपने कागज़ लपेट दिया तो भैया यहाँ तो काम ख़त्म। अब ये तो पूरा कवर हो गया, खुला हुआ है नीचे। तो नीचे ये लोग क्या करते हैं कि नीचे भी एक एक कैप लगा देते हैं, स्टील का या किसी चीज़ का, मतलब किसी धातु का ही यहाँ पर एक कैप लगा दिया। अब देखिए क्या हो गया, अब ये नीचे जो कैप लगा ये आपका ऋणावेशित हो गया, ऊपर जो कैप लगा है वो क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो ये ऊपर जो है आप देखोगे जब आप सेल खरीद के लाओगे तो ये ऐसे निशान बना होता है, ऐसे प्लस लिखा रहेगा, और यहाँ उस कागज़ पर आप देखोगे तो ऊपर प्लस लिखा रहता है, नीचे माइनस। मतलब आपके दिमाग में रहे कि ऊपर वाला जो भाग है वो धन एनोड का है और नीचे वाला जो है वो कैथोड का है। ठीक है।
अब आप क्या करिए, अब इस सेल से काम लेना है तो भैया यहाँ से एक तार निकालिए, यहाँ से एक तार निकालिए और इसके बीच में जो भी आपका रेडियो बजाना है या फिर जो है बल्ब जलाना है उसको कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन ये सब जो सेल होते हैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज के नहीं होते हैं। आप जो जनरली हम लोग ख़रीद करके लाते हैं वो 1.5 वोल्ट के होते हैं। कितने के होते हैं? तो एक सेल से काम नहीं चलता है, तो हमको अगर ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है तो जैसे आप प्रतिरोध में जानते थे ना कि एक प्रतिरोध से काम नहीं चलता है तो कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, उसी तरह से सेलों को एक सेल से बहुत ज़्यादा धारा हमको नहीं मिलती है, तो हम अधिक धारा प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन करते हैं। तो दो या दो से अधिक सेलों का जो संयोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? तो मार्केट में जो आप खरीदने जाते हो, आप खरीदने जाते हो सेल, लेकिन आप जाके बोलते हैं कि बैटरी दी। बैटरी क्या होता है? दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन होता है, उसी को बैटरी बोला जाता है। समझ में आई बात? तो जैसे मान लीजिए आपने एक रेडियो खरीद करके लाया, उस रेडियो पे लिखा है 4.5 वोल्ट, तो उसमें आप समझ जाइए कि आपको 1.5 वोल्ट के 3 सेल श्रेणी क्रम में जोड़ने पड़ेंगे। कोई उपकरण आपने खरीद करके लाया, उस पर 6 वोल्ट लिखा है, तो 1.5 वोल्ट के 4 सेल आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने होंगे। और जो हम लोग वो इन्वर्टर वगैरह में जो यूज़ करते हैं बड़ा वाला, उसको आप डायरेक्ट बैटरी बोलते हो क्योंकि वो डायरेक्ट 12 वोल्ट का होता है। समझ में आई बात? तो उसमें भी इंटरनली ही कनेक्शन के थ्रू उसको हाई वोल्टेज का बना दिया जाता है ना। तो ये तो चलिए सेल की बात हो गई। तो आप समझ गए इसमें सेल क्या होता है, सेल का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग इसमें कुछ छोटे छोटे डिफिनीशन है, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सेल जब किसी परिपथ में जोड़ा जाता है, ऐसे बना दिया आपने, इसके बगल में आंतरिक प्रतिरोध बना दिया। ये वो उपकरण है जिसको आपने सेल के साथ जोड़ा हुआ है। इसके साथ एक कुंजी लगाई जाती है ऑन ऑफ करने के लिए, और धारा अगर बढ़ाना घटाना है तो फिर एक व्यवस्था और बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। जैसे पंखे में रेगुलेटर होता है ना, पंखे को तेज धीमे करने वाला, तो वो पंखे को तेज धीमे कैसे करता है मालूम है? वो इस सिद्धांत पे काम करता है, I=V/R। I= इस सिद्धांत पर जो हमारा पंखा काम करता है। कैसे? एक्चुअली जो हमारा रेगुलेटर होता है अधिक और कम करने के लिए, पंखे को तेज धीमे करने के लिए, देखिए पंखे में अगर बहने वाली धारा को आप कम कर दोगे, पंखा धीमे हो जाएगा। बहने वाली धारा बढ़ा दोगे तो पंखा क्या होगा? तेज चलने लगेगा। तो I=V/R होता है। अब हमारे घर में आने वाली वोल्टेज तो नियत होती है, तो हम क्या करते हैं कि पंखे के श्रेणी क्रम में, पंखे के एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। धारा नियंत्रक है क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध, है ना। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप पंखा 1 पे चला रहे हैं, धीमे चल रहा है सबसे, तो उस समय रेगुलेटर का रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है। तो रेगुलेटर का रेजिस्टेंस R सबसे हाई होगा, तो पंखे में बहने वाली धारा सबसे, मतलब उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, पंखे के श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक अर्थात रेगुलेटर को जोड़ा जाता है। तो जब आप पंखे को 1 पे चला रहे हो तो रेजिस्टेंस हाई है, पंखे में बहने वाली धारा सबसे कम है, इसलिए पंखा एकदम लो चलेगा। 2 पे जब आप करोगे तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, धारा ज़्यादा हो गई, तो पंखा थोड़ा तेज़ हो गया। ऐसे करके आप रेगुलेटर को जब चेंज करते जाते हो, रेजिस्टेंस उसका कम होता जाता है और पंखे में बहने वाली धारा क्या होती है? बढ़ती जाती है, जिससे कि हमारा पंखा तेज़ होता जाता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आप पुराने ज़माने वाले रेगुलेटर यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक अगर रेगुलेटर नहीं है वो, तो उस केस में क्या होता है कि कभी आप ये मत सोचिएगा कि पंखा हम 1 पे चला रहे हैं तो हमारे बिजली की खपत कम हो रही है, और 2 पे चला रहे हैं तो खपत बढ़ गई, 3 पे चलाए तो और खपत बढ़ गई। आप पंखे को 1 पर चलाइए या 5 पर चलाइए, बिजली की खपत उतनी ही हो रही है।
उसका रीज़न क्या है कि हमारे मेंस से, जो हमारे मीटर से उतना ही करंट आ रहा है, बीच में हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा खाने वाले को बैठा दिया कि भैया उसको खाना कम देना है तो उसका ज़्यादा खाना तुम खा जाओ। तो खाना तो भैया वहाँ से उतना ही आ रहा है। बात समझ गए कि नहीं यार? तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है कि रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, पंखे में बहने वाली धारा कम हो गई, पंखा धीमे हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस जब बढ़ा तो रेजिस्टेंस ने क्या किया कि हमारे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में बर्बाद कर दिया। इसी से वो पंखा क्या हो गया, धीमे हो गया। तो आप पंखे को 1 पे चलाइए या 5 पे चलाइए, बिजली की खपत उतनी ही होनी है। हालांकि आप जानते हो कि भैया वैज्ञानिक हर काम का कुछ जुगाड़ बना लेते हैं। तो आपको इसके बाद वाले चैप्टर में, जब आप प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में आएंगे, तो वहाँ आपको एक ऐसा उपकरण बताया जाएगा जो केवल एसी सर्किट में काम करता है, लेकिन वो धारा को कम अधिक तो कर देगा, लेकिन जो ऊष्मा का क्षय हो रहा था, जो विद्युत ऊर्जा का लॉस हो रहा था, उसको वो लगभग गायब कर देता है। मतलब उसके अंदर विद्युत ऊर्जा का लॉस नगण्य होता है। उस उपकरण को बोला जाता है चोक कुंडली। तो वो तो खैर हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा धारा नियंत्रक जो होता है, रियोस्टेट बोलते हैं, ये क्या करता है कि रेजिस्टेंस बढ़ा करके धारा घटाता है, अर्थात हमारे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में बर्बाद करता है। समझ में आई बात? तो जब भी जो है इस तरह का बना करके, रेजिस्टेंस की तरह बना करके एक एरो बना दिया जाए, तो आप समझ जाइए वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब हम इस प्रतिरोध को बढ़ा घटा सकते हैं। संधारित्र भी आप देखोगे कभी कभी सर्किट में ऐसे बनाते हैं सब, संधारित्र ऐसे बना करके, और इसमें भी एक एरो लगा देंगे। ऐसे बना देने का मतलब वेरिएबल कैपेसिटर, एक ऐसा संधारित्र जिसकी धारिता को आप बढ़ा घटा सकते हो, जो कि जनरली रेडियो में यूज होता है। समझ में आई बात? तो ये सब चीज़ें पहचाना करिए। इस तरह से बना दिया, ऊपर लिख दिया के, तो ये कुंजी हो गया। ये हमारे परिपथ में काम करने वाला उपकरण है। अगर इस तरह से बना हुआ है तो स्विच कुंजी ऑफ है। अगर बीच में ऐसा बिंदी बना दिया तो ये ऑन हो गया। समझ में आई बात? तो इसमें कुछ डिफिनीशन छोटे छोटे आते हैं। एक डिफिनीशन है आपका विद्युत वाहक बल। क्या है? विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये देखिए, नाम से ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बल होगा, लेकिन रियल में इसका बल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब फिर सोचने वाली बात है, इसका नाम बल क्यों रख दिया गया? तो शुरू में जब सेल के बारे में सही जानकारी नहीं थी, सेल बना तो लिया, तो अब आप ध्यान से देखिए, जैसे अगर आप जो है पानी को, लिक्विड को, अगर आप जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर वाले रीजन में भेजना चाहते हैं, ये तो जानते हो कि फ्लूइड जितने भी होते हैं, जो जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, तरल, तरल हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन में जाते हैं। ये तो कन्फर्म है नेचुरली। इसीलिए देखेंगे आप, जो पानी की टंकियाँ बनाई जाती हैं, तो जितने मंजिल के मकान में पानी की सप्लाई करनी होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा हाइट पर जो है टंकी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम उस पानी में उस टंकी में जब हम पानी को स्टोर करेंगे, तो उसका जो प्रेशर होगा, वो मकान में जो नल वगैरह लगे हुए हैं, उसमें जो पानी पहुंचेगा, उसके प्रेशर से टंकी वाले पानी का प्रेशर हाई रहेगा। तो जैसे ही हम टंकी से जो पाइप आ रहा है उससे पानी को खोलेंगे, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन में पानी जाने लगेगा, और इस तरह से जो है सब घर तक पानी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हमको उल्टा करना पड़े कि लो प्रेशर वाले रीजन से हाई प्रेशर वाले रीजन में अगर हमको पानी भेजना हो, तब तो हमको भैया किसी एक्स्ट्रा जो है कार्यकर्ता की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा मतलब एक एक्सटर्नल वर्क करने वाले की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि लो प्रेशर वाले रीजन से ज़बरदस्ती पानी को। तो उसी तरह से वैज्ञानिक ये सोचे शुरू में, यार सेल के अंदर कोई एक ऐसा फोर्स है। अब आप देखिए यहाँ पर कहानी वही ना हुई, सेल के अंदर देखिए धारा किधर से किधर जा रही है, ऋण से धन की। जबकि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल जो धारा का प्रवाह होता है वो किधर से किधर होता है, धन मतलब क्या, हाई पोटेंशियल, और ऋण का मतलब क्या,
लो पोटेंशियल। तो भैया रियल में जो नेचुरल प्रवाह है वैद्युत धारा का वो हाई पोटेंशियल से किधर होना चाहिए, लेकिन अगर आप सेल के अंदर देखिए तो वैद्युत धारा किधर से किधर जा रही है, लो पोटेंशियल से। तो वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि यार सेल के अंदर कोई एक ऐसा बल कार्य करता है जो बल क्या करता है कि धारा को लो पोटेंशियल से भेजता है। ये अनुमान लगा करके उन लोगों ने उस बल का नाम क्या रख दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका बल से कोई लेना देना नहीं। कहानी समझ में आई? तो ये क्यों बल नाम रखा गया आप समझ ही गए। अब विद्युत वाहक बल को परिभाषित कैसे किया जाता है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, उसमें बल से कोई मतलब ही नहीं। विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखिए कोई भी सेल अगर वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है तो देखिए कहाँ कहाँ कर रहा है। सेल जो है बाह्य परिपथ में भी धारा प्रवाहित कर रहा है और प्लस अपने अंदर भी धारा प्रवाहित कर रहा है ना। तो इन दोनों में ये ऊर्जा व्यय कर रहा है, बाह्य परिपथ में भी धारा प्रवाहित करने में और सेल के अंदर भी धारा प्रवाहित करने में। तो अगर मान लीजिए Q कूलाम के आवेश को, किसको, सेल ने अपने अंदर भी और बाहर भी, है ना, ये आवेश को प्रवाहित करने में टोटल W जूल ऊर्जा व्यय कर दी। तो हम आपसे पूछें कि भाई एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल ने कितनी ऊर्जा व्यय कर दी, तो आप कहोगे W/Q। इसी को कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। अब बताइए इसमें बल कहीं है कुछ? तो डिफिनीशन क्या बनती है विद्युत वाहक बल की, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल का। समझ में आई बात? अब आता है सेल का टर्मिनल विभवांतर। क्या आता है? सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? डिफिनीशन सेम ऐसे ही है, बस सेल के अंदर वाला भाग हटा दीजिए, केवल बाहर चलिए। मतलब क्या? एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। मतलब हमने आपको क्या बता दिया कि अंदर वाला खाली ऊर्जा छोड़ दीजिए, केवल उस सेल का टर्मिनल विभवांतर। इतनी कहानी समझ में आई? इसके बाद इसमें एक फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, सेल के टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक, तो इसके लिए यहाँ आइए, यहाँ पर देखिए आप, ये मान लीजिए हमारा एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है ना, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। इसको हमने जिस परिपथ में जोड़ा है उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, और इसके साथ हमने एक कुंजी जोड़ा हुआ है और कुंजी को हमने ऑन कर दिया। उससे पहले एक चीज़ और आपको दिखा दें, किसी भी सेल का टर्मिनल विभवांतर नापने के लिए उसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ा जाता है। किसी भी सेल का टर्मिनल विभवांतर नापने के लिए उसके समांतर क्रम में क्या करना है? वोल्टमीटर जोड़ना। अभी ये वोल्टमीटर, अमीटर, ये सब के बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या रचना होती है, कैसे बनाया जाता है। वोल्टमीटर का काम होता है परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना। अमीटर का काम होता है परिपथ में बहने वाली धारा नापना। तो जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना है उन बिंदुओं के बीच वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ लीजिए, और जिस परिपथ के जिस खंड में धारा नापना है
उस खंड में श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ दीजिए। आदर्श वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श अमीटर वो अमीटर होता है जिसका प्रतिरोध 0 होता है। क्यों ऐसा होता है वो भी आपको बताएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर आपने धारा नापने के लिए क्या लगा दिया, श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ दिया। अमीटर जब आप खरीद करके लाओगे तो उसमें एक साइड में प्लस का निशान बना होगा, दूसरे साइड में, तो ध्यान रखना है कि प्लस वाला निशान प्लस की तरफ होना चाहिए और माइनस वाला, ठीक है। तो जैसे ही आपने इस कुंजी को ऑन किया, देखिए ये धारा बहनी शुरू हो गई परिपथ में। चूँकि ये वोल्ट मीटर ऐसा वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध अनंत है, तो ये अपने अंदर से धारा नहीं बहने देगा। तो जो धारा यहाँ से स्टार्ट हुई वही इसके अंदर से, तो ये परिपथ में धारा आई बह रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल वे में फार्मूला डिराइव हो जाएगा। ये हमारा सेल जो है, मान लीजिए टोटल क्यू कूलाम का आवेश हमको प्रवाहित करना है। अब क्यू कूलाम का आवेश, तो परिपथ में धारा कितनी बह रही, आई, तो आई एम्पियर की धारा अगर टी सेकेंड तक प्रवाहित हुई तो परिपथ में आवेश कितना प्रवाहित होगा, Q इक्वल टू आई इंटू टी, ये अलग रख लीजिए। इसके बाद अब सेल ने टोटल जो ऊर्जा व्यय की, टोटल W, ये कहाँ कहाँ व्यय हुआ, ये व्यय हुआ बाहर और ये व्यय हुआ अंदर। ठीक। अब ये टोटल W, तो देखिए अभी आपने देखा विद्युत वाहक बल E इक्वल टू W बाई Q, तो Q कूलाम आवेश को सेल के अंदर और बाहर प्रवाहित करने में सेल ने जो टोटल ऊर्जा दी थी वो W थी। तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में W बाई Q, और इसी को हमने लिखा विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से जब आप W निकालोगे तो क्या आ जाएगा, E इंटू, तो W की जगह आपने लिख दिया W बाह्य है, बाह्य का मतलब अंदर वाला छोड़ दीजिए। तो बाहर का देखिए विभवांतर कितना है, कैपिटल V, तो यहाँ हो जाएगा V इंटू Q। क्लियर हो रही है कहानी। अब अंदर आ जाइए, अंदर जब आप आए तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अंदर हमारे एनर्जी का वेस्टेज किसकी वजह से हो रहा है, वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की वजह से। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, तो आपको याद होगा W के फार्मूले सब, W इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R इंटू टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर प्रतिरोध के लिए हमारे पास देखिए परिपथ में बहने वाली धारा I पता ही है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध R पता है, तो हम लोग ये यूज करेंगे आंतरिक के लिए। तो आंतरिक में ये आ गया आई स्क्वायर R इंटू, अब Q की जगह रख दीजिए आप आई टी, दोनों पक्षों में I इंटू टी से भाग दे दीजिए। तो देखिए E इक्वल टू मिला V प्लस आई आर, ये लीजिए फार्मूला। या फिर आप इसको लिख सकते हो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये जो संबंध होता है इसको बोलते हैं सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर के बीच संबंध। ठीक है। अब इस V को आप क्या लिख सकते हो, देखो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R है, तो V को आप लिख सकते हैं I इंटू कैपिटल R। तो आपने यहाँ पर लिख दिया I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। इसमें से I कॉमन ले लीजिए, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से देखिए I की वैल्यू आ गई E अपॉन कैपिटल R प्लस, ये लीजिए
जब किसी सेल का को किसी परिपथ से हम लोग जोड़ते हैं तो सेल के थ्रू कितनी धारा बह रही है वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैपिटल R क्या है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। जितने भी उपकरण यूज कर रहे हो पहले सबके प्रतिरोधों का तुल्य निकालिए। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाले विधि से, समांतर क्रम में है तो, और स्मॉल r तो भाई सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अगर एक सेल है तो ठीक है, दो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़े हो तो दोनों के आंतरिक प्रतिरोध जोड़ दीजिए, 3 ठोको। देखिए प्रतिरोध जो है चाहे अलग से अगर कनेक्ट किया जाए या फिर सेलों को कनेक्ट किया जाए तो प्रतिरोध उसी तरह से जोड़ते हैं जैसे कि हम लोग सामान्य तौर पर, जैसे 3 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और तीनों के प्रतिरोध स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r है तो सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 3r। समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r से निकलेगा। तो प्रतिरोध उसी तरह से निकलते हैं, है ना। हाँ, विद्युत वाहक बल की बात है तो उसके लिए आपको अलग मेथड बताया जाएगा, ठीक है।